नागरिकता का अधिनियम हमने पढ़ा था 1955 वाला। आज हम लोग उसी में संशोधन देखेंगे, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या देखेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम। कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन हम कौन सा देखेंगे? 19 वाला, है ना। कौन सा देखेंगे? 2019 में जो हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, है ना। इसको क्या कह सकते हैं? सिटीजनशिप, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। ये बात क्या है इसमें? तो ये पता है कि ये नागरिकता का अधिनियम तो है नहीं, क्योंकि नागरिकता का अधिनियम इससे पहले आ चुका था। कब? 1955 में। ये था नागरिकता का अधिनियम। कानून में अधिनियम मतलब कानून, तो कानून तो ये 1955 वाला है जिसको तुम लोग पढ़ चुके हो, वही वाला कानून है। इसमें क्या हुआ है? ये संशोधन हुआ है। कौन सा है ये? संशोधन अधिनियम। कब हुआ संशोधन? उसी में 2019 में। तो ये कोई नया कानून है क्या? नहीं, वही वाला पुराना वाला है। इसी को तुम लोग CAA के नाम से जानते हो। CAA के नाम सुना था, है ना। दिल्ली में खूब, शाहीन बाग में खूब क्या हुआ था? धरना प्रदर्शन हुआ था, खूब बवाल मचा था, है ना। शाहीन बाग का अलग ही लफड़ा है। तो इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, उसी वाले 1955 वाले अधिनियम में। आज भी खांसी आ रही है। हाँ, चलो देखो, हम मैप बना लेते हैं। तब तक तुम लोग क्या करना, ये बताओ कि इसी वाले 1955 वाला जो संशोधन अधिनियम है, इसमें कितने बार संशोधन हो चुका है? कितने बार संशोधन हो चुका है, ये तुम लोगों को बताना है। देखो, आज सही नहीं बना है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, मैं खांसी आ रही है, इस वजह से सही नहीं बना है, ठीक। ऐसा हम बताएंगे क्योंकि ये रीजन है, कुछ तो बहाना बताना पड़ेगा ना। तो मैप ये बन गया, थोड़ा आइडिया हमको लगाना है, क्योंकि एक हमको देखना है ये बांग्लादेश, इधर हमको देखना है ये पाकिस्तान, और इधर देखना है अफगानिस्तान। इनसे हमको काम चलाना, क्योंकि यही अभी काम में आएंगे, है ना। तो कई बार संशोधन हो चुका है 1955 वाले अधिनियम में या कानून में, है ना। कब हुआ है? एक तो 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, और 2015 में भी हुआ है, 2019 में भी हुआ है। सबसे ज़्यादा बवाल 2019 पे उठा था, तो हम वो वाला देखेंगे, है ना। बाकी भी हमने देखे हैं जो संशोधन हुए, वो हमने साथ साथ में बताए हैं। 2019 का संशोधन नहीं बताया, क्योंकि उसको अलग से बताएंगे। 2019 वाले में क्या हुआ था? इसमें कहा गया था कि कोई भी आदमी अगर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, क्या हो? धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो, क्या हो? प्रताड़ित समझते हो? मारा पीटा गया हो, किस आधार पे? धर्म के आधार पे, है ना। और कैसा हो? अल्पसंख्यक हो। कैसा हो? अल्पसंख्यक हो। हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं, जिस भी देश में प्रताड़ित हुआ है उस देश में वो अल्पसंख्यक होना चाहिए। 3 ही देशों का नाम रखा गया इसमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। 2019 के संशोधन में इसमें कहा गया कि अगर इन तीनों देशों में से किसी अल्पसंख्यक अगर कोई भी अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, तो हम उसको डायरेक्ट नागरिकता दे देंगे अपने भारत की। अब तुम एक बात बताओ, कोई अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है तो क्या वो मुस्लिम होगा? नहीं, क्योंकि वहां तो बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन होंगे? हिंदू होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, ये सारे होंगे। आज बहुत खांसी आ रही है, एडजस्ट करना तुम लोग थोड़ा। ये सारे धर्म यहाँ पे क्या होंगे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सारे धर्म यहाँ पे अल्पसंख्यक होंगे। तो कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि हम इन्हीं लोगों को, जो हिंदू होंगे, बुद्ध होंगे, जैन होंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे? भारत में डायरेक्ट नागरिकता दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये नहीं कि अभी भी अगर कोई प्रताड़ित हो, अगर हमने कह दिया इनको नागरिकता दे देंगे तो सब अभी आके यहीं आने लगे कि हम नागरिकता ले ले भारत की। ऐसा नहीं है। कहा है कि 2014 से पहले अगर कोई भारत आया है, और किस लिए आया है? क्योंकि वो अपने यहाँ, अपने देश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया था, और वहां पे अल्पसंख्यक में अगर वो था, तब उसको क्या कर दी जाएगी? डायरेक्ट नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। ये प्रावधान है।
लेकिन इसमें देखो थोड़ा झोल है। तुमने देखा होगा, तुमको ये पता है नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तुमने देखा होगा गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह ने ये कहीं पे नहीं कहा है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम हिंदुओं को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, हम बौद्धों को, हम जैन को, हम सिखों को नागरिकता देंगे। यही तो कहा है, कहा नहीं कहा? लेकिन क्या हम किसी भी धर्म का नाम लिख करके कोई कानून बना सकते हैं? ऐसा हम नहीं बना सकते। तो हमने कानून में क्या लिखा है? कानून में लिखा है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने चाहिए और अल्पसंख्यक होने चाहिए। तो इन तीनों देशों से आए हुए नागरिकों को हम डायरेक्ट नागरिकता दे देंगे। अच्छा, ये कानून आया कब? 2019 में। 2019 में क्या था? चुनाव केंद्र सरकार का चुनाव था। तो वोट पाने का सबसे बढ़िया नजरिया, सबसे बढ़िया तरीका अगर बीजेपी के पास कुछ था तो एक ये था। इसमें उन्होंने कह दिया कि हम हिंदुओं को डायरेक्ट, अगर पीड़ित वहां से कोई हिंदू आता है तो उसको नागरिकता दे देंगे। इसका झोल समझो क्या है। ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा समझते हैं नहीं और ऐसे ही चले जाते हैं, भावनाओं में चले जाते हैं। 2014 समझो, 2014 से पहले आया तो मान लेते 2013 में आया होगा, है ना? 2013 में आया होगा। और हमें पता है हमारा जो 1955 वाला कानून है उसके तहत हम 5 तरीके से हम नागरिकता भारत की ले सकते हैं। जिसमें क्या है? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, और चौथा क्या था? एक तो था कि अगर हम किसी की भूमि को अर्जित कर लेते हैं उसके आधार पे, और देशीकरण के आधार पे, है ना? तो तीसरा वाला तरीका जो था कि हम क्या कह सकते हैं कि पंजीकरण के आधार पे नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा वाला तरीका, है ना? तो पंजीकरण वाले में 7 साल में नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण का 7 साल में नागरिकता मिल जाएगी। उसमें कोई भी प्रावधान नहीं, तुम हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सबको नागरिकता मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें देखो 2013 में आए थे, 7 साल जोड़ो, कब होगा? 2020 में वैसे ही मिल जाना है। क्या लफड़ा बनाना है सीएए का? 2014 से पहले वाला कोई लफड़ा बनाने की आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, जनता को क्या लगा कि अरे हिंदुओं के लिए कितना कुछ कर रही है बीजेपी सरकार, तो अब क्या वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। अरे वो तो वैसे भी मिल जाता। अगर 2014 से पहले आए हो तो 2020 में वैसे मिल जाता। अगर कोई उससे पहले आया था 2012 में आया होता मान लेते हैं, तो 19 में ही मिल जाती, है ना? तो उससे पहले आया था 5 में ही आया होता तो 12 में ही मिल चुकी होती। क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा है इसमें? लेकिन नहीं, इनको क्या बनाना है? वोट लेना है। तो जनता क्या होती है? बेवकूफ बन जाती है। ऐसे में होता नहीं होता है? बन गई बेवकूफ। इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता थी तो ये वाला बना दिया। इसमें क्या कह दिया गया कि अगर देश पूछे जाएंगे तुमसे, कौन कौन से देश के आने वाले अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना? इन 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यक होने चाहिए और धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। ये बात समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आई? अगला देखो, एक तुमने सीएए के साथ में एनआरसी सुना होगा। एनआरसी सुना है? नहीं सुना है? एनआरसी क्या होता है? हाँ, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण। इसी को तुम इंग्लिश में क्या कहते हो? एनआरसी कहते हो, शॉर्ट फॉर्म में, है ना? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, है ना? जो भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? एनआरसी में भी सेम वही लॉजिक था कि जो आदमी कहाँ से आया है? बांग्लादेश से। क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए, एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं है। पूरे देश में लागू है क्या? सबसे पहली बात तो ये कि एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं है। कहाँ पे लागू है? तो केवल और केवल असम में लागू है। अब असम में ही क्यों रखा गया? तो तुमको पता होना चाहिए, इधर अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा? असम। यही तो है ना। इसमें कहा गया कि कोई भी आदमी अगर 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आया था और अभी भी रह रहा है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी भारत में आया हुआ नागरिक है जो बांग्लादेश से आया हुआ है असम में, उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी। 24 मार्च 1971 की डेट क्यों मानी गई?
क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि 24 मार्च 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया, है ना। लगभग 30,000 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड महिलाओं की रेप किया गया है वहाँ पे, है ना। तो ये तो रिकॉर्ड में है, बिना रिकॉर्ड में तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, है ना। इतने लोगों का तो रिकॉर्ड है। तो इनको प्रताड़ित करना स्टार्ट किया, तो लोग यहाँ से भागने लगे। भाग के जाएंगे कहाँ? सबसे ज़्यादा आए असम में, पश्चिम बंगाल में भी आए, पर सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन रहा? असम रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भाग के सबको तो नहीं दे सकते, पर जो पहले आए थे उससे उनको हम नागरिकता दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे बाद में, ये 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि वो गलत तरीके से आया है, भाग के आया। हाँ, कुछ वही बताने जा रहे हैं ना। ये इसमें क्या होता है, इससे पहले प्रताड़ित तो थे नहीं, ऐसे ही आ रहे थे। अगर जिनको रहना है तो भारत में नागरिकता लेने आए ही होंगे उसी हिसाब से, है ना, क्योंकि तब तो मार पीट के भगाने नहीं गए थे। मार पीट के तो इस डेट से भागने लगे। उसके पहले नॉर्मल तरीके से आए होंगे। नॉर्मल तरीका क्या होता है? प्लेन से आए होंगे, रेल से आएंगे, जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पे होंगी, टिकट होगा उसका कुछ, है ना। और तुमको अगर टिकट तो खो गया तो तुम्हारे पास खो गया, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है ना। देखो कौन है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड खो गया है पर सरकार के पास तो है ना। बात समझे। तो उसके बाद में जो आए हैं अवैध तरीके से आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, भाग के आए हैं, वो तो आए नहीं नियम के हिसाब से, इसलिए बाकी लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। केवल किनको दी जाएगी? जो इस डेट से पहले आए होंगे, है ना। ऐसा असम में देखा गया, इस डेट से पहले आने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी, बाकियों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात कही गई। और ये सब आए कहाँ से हैं? बांग्लादेश से भाग करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया था, है ना। तो बाकियों को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में कहा गया सबको कागज दिखाने पड़ेंगे। वो डायलॉग याद है कि सबको कागज दिखाने पड़ेंगे, अमित शाह का वो डायलॉग। इसमें क्या था? 30 डॉक्यूमेंट लिखे गए थे, 2 फाइलें बनाई गई थी, उसमें से 30 डॉक्यूमेंट थे। कितने थे? 30 डॉक्यूमेंट थे। उन 30 डॉक्यूमेंट्स में से अगर तुम 2 भी दिखा देते हो तो तुम क्या हो जाओगे? भारत के नागरिक हो जाओगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों को कोई टेंशन है क्या? क्योंकि अभी हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं और यहाँ पे एनआरसी अभी लागू नहीं है, केवल असम में, है ना। हाँ, यहाँ पे लागू हो जाएगी तो आराम से तुम लोग दिखा सकते हो, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं। अरे सिंपल से डॉक्यूमेंट तुमको बताते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट में तुम्हारे पास सिंपल से क्या होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट है तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास वोटर ID है तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास पैन कार्ड है तो तुम भारत के नागरिक हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कोई तो एक दिखाई दोगे। कभी मारपीट की होगी, थाने में तुम्हारा होगा पंजीकरण, उस हिसाब से दिखा दोगे कि उसमें ID तो जमा होती है, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें जो असम में लगाया गया तो इसमें कहा गया कि देखो इसमें तुमको 30 डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अगर निकल आता है तो तुम भारत के नागरिक माने जाओगे। अगर तुम्हारी उसमें डेट क्या निकली? 24 मार्च से पहले की, 24 मार्च 1971 के पहले की। अगर उसके बाद की होगी तो भारत के नागरिक नहीं तुम बन पाओगे। तो तुम अवैध तरीके से आए, इसलिए तुमको नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। अब ये हो गया। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कार्रवाई हुई 2019 में, सब बहुत जो चला असम में हुआ, छटनी हुई। तो ऐसे में लगभग 7 लाख लोग निकले जो अवैध तरीके से भारत आए थे। कितने? 7 लाख लोग ऐसे निकले थे जो अवैध तरीके से भारत आए थे, है, जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए क्राइटेरिया दिया गया कि तुम दिखाओ, अगर नहीं तो बाई चांस तुम्हारे पास नहीं निकल रहा है तो तुम कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, उनको बताओ अपनी समस्या, बताओ, तुमको समझ देंगे, है ना। 4 महीने का समय मिलता है। अगर उन 4 महीने में भी नहीं दिखा पाए तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात समझाओ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया तो तुम वास्तविकता में भारत के नागरिक नहीं हो भैया। उससे ज़्यादा तुम होशियार थोड़ी ना हो। उसने कह दिया तो तुम मतलब नहीं हो, अब तुमको जेल होगी फिर, है ना। तो ऐसे कितने लोग निकले जिनको, जो लोग नहीं डॉक्यूमेंट दिखा पाए? 7 लाख लोग, है ना। तो भारत सरकार ने क्या किया? इन सबको जेल करा। जेल करने के लिए क्या किया? अब जेल तो इतनी है नहीं, तो उन्होंने एक अलग से घर बनवाया, है ना, जिसे कहते हैं डिटेंशन सेंटर, है ना। तो 1000 लोगों को रहने के लिए, अगर 1000 लोगों को रहने के लिए जो व्यवस्था थी ना, जेल थी जो, उसको बनाने में लगभग 46 करोड़ रुपए लग रहे थे। कितने लग रहे थे? 46 करोड़ लोग, केवल 1000 लोग ही 46 करोड़ रुपए खर्चा करके केवल रह पाएंगे, है ना। मतलब उनके लिए जो घर बनेगा 1000 लोगों का, उसमें 46 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ऐसा भारत सरकार का डेटा कहता है। लगा कितना भी हो, पर भारत सरकार का डेटा कहता है कि इतना खर्चा आया है। तो 7 लाख लोगों के लिए कितना घर बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा? गुणा कर लेना अपना हिसाब से, है ना। फिर देखो ये 7 लाख लोग हैं, सरकार कहती है इनको एक आदमी को खिलाने के लिए 55 रुपए लगते हैं पर डे। तो 55 और 7 की करा लेना गुणा, इतना रोज का खर्चा आता है। और साल में दिन कितने हैं? 365। अब इनका तुम कराना गुणा और देखना
कि रोज का केवल खाने का खर्चा इतना आता है, बाकी बनवाने का, उस घर को बनवाने का, डिटेंशन सेंटर को बनवाने का खर्चा अलग है। इतना खर्चा हम लोग फालतू में इनको कर रहे हैं, इसके लिए कोई जरूरत थी इनको खर्चा करने की? नहीं, इनको भगाओ। सरकार इसी बात पे वोट ले रही है कि हम क्या, हमको लाओगे तो हम इनको भगाएंगे। एक बात उनसे पूछो कि इनको अंदर आने किसने दिया, है ना? ये कहेंगे तब हम नहीं थे, तो हम जब ये थे तब की बात बताते हैं। इधर पड़ोस में म्यांमार है, म्यांमार से रोहिंग्या आए, रोहिंग्या को भगाने के लिए बीजेपी ने नारा चलाया कि हम रोहिंग्या को वापस भगाएंगे। उनको भी डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो अवैध तरीके से आए थे, उनका भी खर्चा उठाया जा रहा है इसी हिसाब से। 55 रुपये ये तो मिनिमम है कि इससे नीचे मर जाएगा आदमी, तो अगर खर्चा नहीं किया खाने पे उसके 55 रुपया मिनिमम है। इससे ऊपर अगर इससे कम किया खर्चा तो मर जाएगा आदमी। इतने 7 लाख तो पहले से निकले थे, ये सब मिला करके देखोगे इतना खर्चा आएगा, इतना लंबा रोज का। घुसे कैसे हुए अंदर? पहले ही रोक देते, आने ही ना देते। अभी भी तो चल रहा है म्यांमार में बवाल, अभी भी तो है वहां पे। अब नहीं कोई घुस के आ रहा है, अभी भी तो आ सकता है। क्यों नहीं घुस के आ रहा है? क्योंकि अब हमारी आर्मी वहां पे खड़ी है। कोई हो दम जिसकी घुस के दिखाए, कोई घुस पाएगा? अगर कोई घुस के आया, या तो तुम कह रहे हो कि हमारी आर्मी कायर है कि उनसे ही बच के निकल के चले आए, उनको दबा दिला धमका के कैसे घुस के चले आए, तो ये बात तो हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर ये इस बात का किसी को प्रमाण चाहिए तो पाकिस्तान में गड़े हुए मुर्दों से पूछो कि भारत की आर्मी कैसी है ना? किसी की पाकिस्तान में किसी की कब्र पे जाकर के इंडियन आर्मी बोल के देखो, मुर्दा उसको उठ के भाग जाएगा वहां से, है ना? होगा नहीं होगा ऐसा? तो तुम इंडियन आर्मी का तो तुम उसमें दोष दे ही नहीं सकते। सरकार की तरफ से आदेश आया होगा कि इनको आने दो, आने दो। ये आ जाएंगे तभी तो इनको भगाएंगे, और इनको भगाने के नाम पे तो वोट लेंगे, यही तो मुद्दा बनाएंगे हम, है ना? इसी आधार पे वोट लेंगे। इतने लो लेवल की राजनीति इंडिया में होती है, समझ रहे हो? ये सब चलता है, और हम लोग आराम से कि जो रोहिंग्या को भगाएगा हम उसको वोट देंगे। नहीं, घुसने भी तो किसने दिया ये भी तो बताओ। कौन लाता है इनको यहाँ पे? लाता कौन है? नेपाल से कोई नहीं आ जाता ऐसा घुस के, पाकिस्तान से कोई घुस के दिखाए। इंडियन आर्मी में वो जज्बा है ना कि उनके पुरखे परबाबा जो आत्मा बन चुके हैं वो भी नहीं घुस पाएंगे। यमराज भी अगर म्यांमार साइड से एंट्री लेगा तो उससे भी कहेंगे इंडियन में ऊपर फ्लाइट से टिकट लेके जाओ उधर से, इधर से आने का कोई रास्ता नहीं है, नीचे से नहीं जा सकते, फ्लाइट लो ऊपर से आओ। यमराज भी सोच के निकलेगा यहाँ से। इंडियन आर्मी वो है, तो इंडियन आर्मी की तो गलती हम देंगे नहीं, सीधी तौर पे गलती सरकारों की है, क्योंकि वो अंदर घुसाते हैं फिर बिना। ये पैसा किसका है जितना लग रहा है? ये पैसा तो हमारा है ना। ये पैसा अगर ये ना होते, ये सब जीतने के लिए ये लफड़ा ना बनाए होते, तो सारा पैसा बचता, असम सरकार को मिलता, असम में विकास होता, रोजगार मिलता, व्यापार बढ़ता, सब होता नहीं होता। लेकिन अभी बढ़ेगा, अभी इन पे ही खर्चा लगेगा। गुड़ा करके देख लेना कितना ज्यादा होगा। ये एक दिन का डेटा इतना है, 365 दिन में इतना हो जाएगा ये। और अभी उसमें जो बनवाने में, डिटेंशन सेंटर बनवाने में जितना खर्चा लगा है वो अलग। 1000 आदमियों पर 46 करोड़ रुपए लगता है बनवाने में। 7 लाख है, 7 लाख को डिवाइड करना 1000 से, 700 आएगा। 700 को 46 से गुणा करना, जितना होगा उतना बनवाने का खर्चा आया है, उतने करोड़। ठीक है, तो ये समझ में आया? एनआरसी समझ में आ गया? एनआरसी में कोई लफड़ा है नहीं। एक चीज तुमने सुनी होगी, नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। इसे क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, है ना, या पंजीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण इसको कह सकते हैं। लिख दे हिंदी में, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण। ये क्या है? इसको तुम सीधे शब्दों में कह सकते हो वास्तविक जनगणना। क्या कह सकते हो? वास्तविक जनगणना। कैसे कह सकते हो? जैसे मान लो तुम्हारे घर में कितने लोग, 10 मान ले, अरे 10 मान लो, 5 में क्या, इतना छोटा परिवार होता है कहीं, है ना? मान लेते कितने लोग तुम्हारे घर में, 10 लोग हैं। अब इन 10 लोगों में से जरूरी नहीं है कि सबके सब घर पे ही रहते हो। 3 ऐसे होंगे जो मान लिया लखनऊ में रहते होंगे, है ना? 7 ऐसे होंगे जो यहाँ गांव में रहते हैं, ऐसा ही तो होगा। 3 ऐसे लोग होंगे जो बाहर रहते होंगे, शहर में, कहीं किसी शहर में। 7 ऐसे लोग हैं जो घर में होंगे। तो जब जनगणना होने आएगी तो ये 7 लोग क्या बताएंगे? सिर्फ इनसे पूछा है घर में कितने लोग, तो कहेंगे टोटल 10,
है ना। वही अगर जनगणना करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे शहर में जो तुम्हारे लोग रहते हैं, इनसे पूछेगा घर में कितने लोग, तो बताएंगे घर में 10, ऐसे तो होगा। तो एनपीआर की अलग से व्यवस्था निकाल दी गई, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। इसमें बताया गया कि ये भी तुमको बताना पड़ेगा कि कितने लोग हो और कितने लोग यहाँ पे रह रहे हो। तो तुमको बताना पड़ेगा घर में कितने लोग 10, यहाँ पे कितने 7, बाहर कितने 3, वहां पे इनसे पूछा जाएगा तो ये भी बताएंगे घर में कितने लोग, तो बताएंगे 10, पूछेंगे यहाँ कितने, कहेंगे 3, घर में कितने 7। तो ऐसा डेटा मैच कर जाएगा, तो इनमें से घटा देंगे 2 बार जो काउंट हो रहा होगा, तब एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी कि देश में कुल जनसंख्या कितनी है। तो जब से ये एनपीआर लागू हो जाएगा तब से जनगणना करना एकदम एक्चुअल डेटा निकल के आएगा। आएगा नहीं आएगा। अभी मोदी जी को तुमने कभी सुना होगा 125 करोड़ देशवासी, कभी 140 करोड़ देशवासी, कभी 150 करोड़ देशवासी, ऐसे कहते हैं ना। फिक्स कभी डेटा आता है नहीं। जब से एनपीआर हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब से फिक्स डेटा आएगा कि कितने जनसंख्या हमारे देश की है ना। सीए समझ में आया। सीए कुछ नहीं है, 1955 वाले कानून में संशोधन है। उसमें संशोधन करके क्या कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, है ना। ये बात उसमें कही गई है, 2019 में संशोधन हुआ है। फिर इसके बाद में आ जाता है तुम्हारा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, है ना। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति क्या होंगे 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं, हम केवल उन्हीं को नागरिकता देंगे। उसके बाद में आने वाले नागरिकों को जो असम में है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात कही गई। एनपीआर समझ में आया क्या है। तो वास्तविक जनगणना कह सकते हैं कि इसके आधार पर क्या होगा, वास्तविक जनगणना की जाएगी। इसमें कोई डाउट है क्या।